ये आकाशवाणी है, बदलती फिजाएं। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 38वीं कड़ी, मिट्टी की लवणता का कृषि पर प्रभाव। बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए। बदलती फिजा में खुद को असर देखने को घर से निकलिए। शुभ संध्या मित्रों। शुभ संध्या। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम सभी छोटे और सीमांत किसान हैं। बिल्कुल। हमारे सभी परिवार आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। हाँ, बिल्कुल। आज हम सभी हमारी आम समस्याओं पर चर्चा करने और सामूहिक निर्णय लेने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जी। चंद्रैया जी, ये बैठक आयोजित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों भाइयों? जी बिल्कुल जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। कई किसान और कृषि कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, इनमें से कोई भी खुश नहीं है। जी सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल समझ रहे हैं। देखिए, मुझे इस समस्या की गंभीरता का अंदाजा है जिसका सामना हम सभी कर रहे हैं। मैंने विभिन्न गांवों के कई किसानों से बात की है। पहले ही उन्होंने बैंकों से और शहर में निजी धन उधारदाताओं से भारी ऋण लिया हुआ है। ये सच है चंद्रैया जी, हम में से ज्यादातर किसान गले तक कर्ज में डूबे हुए हैं। हम सभी ने कम से कम इस साल अच्छे मुनाफे की उम्मीद के साथ खेती पर बड़ी राशि का निवेश किया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। हाँ? हमारी सभी आशाएं बिखर गई। क्यों भाइयों? बिल्कुल सही बात है। वर्ष के बाद फसल की उपज इतनी कम हो रही है कि हम अब कृषि जारी नहीं रख सकते। क्यों भाइयों? सिमाद्री अन्ना ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है जी। उन्होंने हमारी दुर्दशा की ठीक व्याख्या की है। भाई मुझे तो लगता है कि खेती में निवेश करना और नुकसान उठाना मूर्खतापूर्ण है। सही कह रहे हो सही कह रहे हो जी। मैंने चावल के अच्छे गुणवत्ता वाले बीज बोए थे और इस वर्ष अतिरिक्त उर्वरक का उपयोग भी किया था, लेकिन उपज बहुत खराब हुई है। हमारी भी। मैं कृषि छोड़ने और शहर में स्थानांतरित होने की योजना बना रहा हूँ भाइयों। मैं एक निर्माण कार्यकर्ता या एक सब्जी विक्रेता के रूप में कम से कम एक अंशकालिक रोजगार की तलाश करूंगा। तुम सही हो मुत्यालू भैया। बीज, उर्वरक और कीटनाशकों पर इतना निवेश करना मूर्खतापूर्ण है। फिर भी कोई मुनाफा नहीं है। एक वर्ष के लिए फसल अवकाश घोषित करना बेहतर हो सकता है। इसके साथ ही विशेषज्ञों द्वारा उचित जांच और अनुकूलन रणनीतियों की प्रतीक्षा भी कर सकते हैं। देखिए भाइयों, ये एक गंभीर समस्या है और फसल अवकाश एक अच्छा विचार नहीं है। अगले हफ्ते हमारे कृषि मंत्री हमारे तालुका आ रहे हैं। हम उनसे मिलेंगे और हमारी सभी समस्याओं को सरकार के ध्यान में लाने के लिए एक ज्ञापन जमा करेंगे। और मुझे लगता है कि आप सभी जो यहाँ पर मौजूद हैं वो मेरे प्रस्ताव से सहमत हैं। चंद्रैया जी, ये तो एक अच्छा विचार है। हम में से कुछ विभिन्न गांवों से जाएंगे और मंत्री जी से मिलेंगे। हम उन्हें बताएंगे कि फसल सूख जाती है और मिट्टी अपनी प्रजनन क्षमता खो देती है। बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है। हमारे मंत्री हमारी समस्याओं को समझेंगे। बिल्कुल, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। जी। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आओ भैया। किसानों के लिए तो सरकार को कुछ करना है, ऐसे कार्य नहीं चलेगा। किसान को कुछ नीति बनानी चाहिए हम सभी को। अरे नमस्कार चंद्रैया जी। नमस्कार। नमस्कार चंद्रैया जी। नमस्कार। जैसा कि आपने हमें पंचायत कार्यालय में मिलने के लिए कहा था, देखिए हम आए हैं। जी। हमारे मित्र भी आए हैं। ये सब हमारे लिए कोई जरूरी जानकारी? आप सभी का पधारने के लिए धन्यवाद। सभी बैठिए कृपया। जी चलिए बैठ जाइए। अरे बैठो। देखिए, ये हमारे तालुका के सभी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने 4 दिन पहले हमारे कृषि मंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा था। तो उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या? हाँ, हमारे मंत्री जी को किसानों की समस्या के बारे में जानकारी है। वो बड़े दयालु और मददगार हैं, चिंता मत करो तुम। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे मंत्री जी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को हमारी समस्याओं का अध्ययन करने और 1 सप्ताह के भीतर
सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए उचित कार्यवाही के लिए निर्देश दिए हैं। तो विभाग इस बारे में क्या कर रहा है? देखिए, कल हमारे तहसीलदार ने मुझे एक संदेश भेजा था। कृषि अधिकारी अवनी जी 2 प्रयोगशाला सहायकों के साथ आ रही हैं। जी जी, वो हमारे खेतों से मिट्टी के नमूने इकट्ठे करेंगी और परीक्षण के लिए भेजेंगी। वो पड़ोसी गांवों से भी मिट्टी के नमूने इकट्ठा करेंगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। हमें इस बात का पता लगाना ही चाहिए कि अच्छी गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरकों की उच्च मात्रा का उपयोग करने के बावजूद हमें कम पैदावार क्यों मिल रही है। बिल्कुल हैं, क्यों भाइयों? हमें उनसे सिंचाई के पानी का परीक्षण करने के लिए भी कहना चाहिए। क्यों? बिल्कुल ठीक कहा आपने। उन्होंने कहा है कि वो पानी के नमूने भी इकट्ठे करेंगी। और देखिए मेरे किसान भाइयों, हमें उनकी हर मुमकिन मदद करनी है। जरूर जरूर भाई, जरूर भाई, हमारे सभी किसान उनका पूरा सहयोग करेंगे भाई। है तो हमारी भलाई के लिए। हाँ, बिल्कुल सही। मुत्यालू भाई जी, हमें भी नमूने इकट्ठे कर लेना सीख लेना चाहिए। ठीक कह रहे हो सिमाद्री भाई। ये एक बहुत अच्छा सुझाव है। मैं कृषि अधिकारी अवनी जी से इस बारे में बात करूंगा। उनसे कहूंगा कि वो नमूने इकट्ठे करने की प्रक्रिया हमें भी समझाएं। अरे लीजिए, अवनी मैडम आ रही हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। अवनी मैडम, आपका स्वागत है। और हमारे किसान भाई आप ही का इंतजार कर रहे थे। तो ठीक है, हम मिट्टी के नमूने और पानी के नमूनों को इकट्ठा करेंगे। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि हमने किसानों की समस्याओं की जानकारी हमारे मंत्री जी को दी थी और उन्होंने तुरंत जवाब दिया और समस्याओं का विस्तृत अध्ययन करने का आदेश भी दिया है। कृषि विभाग ने परीक्षण के लिए हमारे क्षेत्र में मिट्टी और सिंचाई के पानी के नमूने इकट्ठे किए हैं। परीक्षण रिपोर्ट उनके साथ है। आज हमारे पास हमारे तहसीलदार विजय जी, कृषि अधिकारी अवनी महोदया और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पवन हैं, जो हमारे साथ चर्चा करेंगे और हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ सुझाव देंगे। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके क्षेत्र से मिट्टी और सिंचाई के पानी के नमूने इकट्ठे किए हैं। प्रयोगशाला रिपोर्ट से पता चलता है कि मिट्टी और पानी की लवणता के स्तर में वृद्धि हुई है। फसल की विफलता का मुख्य कारण यही है। अब डॉक्टर पवन एक मिट्टी वैज्ञानिक हैं। वो मिट्टी के महत्व और इस क्षेत्र में लवणता में वृद्धि के कारणों की व्याख्या करेंगे। वो कुछ सुझाव भी देंगे आपको। डॉक्टर पवन। सुप्रभात मित्रों। सुप्रभात। देखिए, आप सभी किसान हैं। कृषि को टिकाऊ बनाने के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता और इसके लिए उठाए जाने वाले जरूरी कदमों की जानकारी रखना आवश्यक है। जी सर, फसलों के लिए स्वस्थ मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण है। अब कृपया इसके बारे में कुछ बातें बताएं। देखिए, हम में से कई लोग मिट्टी के बारे में सोचते हैं जैसे कि ये कोई गंदगी हो, लेकिन मिट्टी में जीवित जीवों के साथ ही एक जटिल प्राचीन सामग्री भी होती है। अक्सर ये कहा जाता है कि धरती पर लोगों की तुलना में एक मुट्ठी भर मिट्टी में जीवित जीव हैं। मिट्टी ऐसी है जैसे पृथ्वी का पेट, जो उपभोग करने बचाने का काम करती है और जिसमें पोषक तत्व और जीव हैं। मिट्टी में तो केचुए होते हैं, इसके अलावा और भी जीव होते हैं। सिमाद्री जी, जीवित जीवों में मकड़ियां, कीड़े, चींटियां, बैक्टीरिया आदि शामिल हैं। अब मिट्टी में गैर जीवित पदार्थ भी हैं, सही है ना सर? जी हाँ, मिट्टी की मात्रा का लगभग 1 भाग खनिज सामग्री और कार्बनिक पदार्थ से बना है। खाद मिट्टी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें पौधों को विकसित करने की आवश्यकता है। ये पौधों और जानवरों के अवशेषों से बना है जो कभी यहां रहते थे। शीर्ष मिट्टी में अधिकांश आर्द्रता होती है। मिट्टी के छिद्र हवा या पानी से भरे हुए होते हैं। देखिए, पौधे अपनी जड़ों और हवा की मदद से, मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन युक्त हवा की मदद से मिट्टी से आवश्यक तत्वों को अपने पत्तों के माध्यम से लेते हैं। मिट्टी में पोषक तत्वों का उपयोग केशन एक्सचेंज द्वारा हासिल किया जाता है। अब मैडम जी, पौधों को तो पानी की भी जरूरत होती है, तो वो पानी कैसे लेते हैं? देखिए, केशिका और गुरुत्वाकर्षण बल से उत्पन्न होने वाले ग्रेडियंट द्वारा पौधों को पानी उपलब्ध कराया जाता है। मौजूदा मिट्टी के कणों से आवश्यक पोषक तत्वों को पौधों की जड़ों में ले जाना और फिर पौधों के पत्तों की संरचना के आगे की युक्तियों तक पहुंचाने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। मुत्यालू जी, इस इलाके की मिट्टी में काफी बदलाव हुए हैं।
आपको देखने से वो बदलाव महसूस नहीं हुए? जी सर, हुए हैं। मिट्टी के रंग में बदलाव साफ देखा जा सकता है। भाई मेरे खेत और आसपास के इलाके में मिट्टी सफेद दिखने लगी है। हमारी प्रयोगशाला रिपोर्ट से पता चलता है कि मिट्टी की क्षारीयता यानी पीएच मान और इसकी विद्युत चालकता में वृद्धि हुई है। अब सिंचाई के पानी में भी वैसे नमक तो है। ये सभी रिपोर्ट पुष्टि करती हैं कि मिट्टी की लवणता खतरनाक हो गई है। जी, यही कारण है कि आपकी फसलें असफल हो रही हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था। जी, हम में से अधिकांश किसान इस क्षेत्र में पिछले कई दशकों से चावल की खेती कर रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में फसल की पैदावार बहुत कम है। अब प्रयोगशाला रिपोर्ट बताती है कि मिट्टी और पानी नमकीन हो गए हैं। ऐसा क्यों है? महोदय, क्या उन बीजों के साथ भी समस्या है जिनका हम उपयोग कर रहे हैं? नहीं सिमहाद्री भाई, ये सब ग्लोबल वार्मिंग है और जलवायु परिवर्तन के कारण है। आपके जैसे तटीय क्षेत्रों में प्रभाव अधिक है। हम इन सभी चीजों पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। अब डॉक्टर साहब, हम सब चावल की खेती कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी गांव में कुछ किसान सरसों, गोभी इत्यादि उगा रहे हैं। उपज अच्छी है। बिल्कुल सही कहा भाई। सिंचाई के बावजूद फसल की वृद्धि बहुत खराब है और फसल सूख रही है। उपज लगभग शून्य है। देखिए, ये सब नमकीन मिट्टी के लक्षण हैं। चावल जैसी कुछ फसलें नमक बर्दाश्त करने लायक नहीं होती हैं, यानी ग्लाइकोफाइट्स। हालांकि सरसों और गोभी जैसी कुछ फसलें नमक बर्दाश्त कर लेती हैं, हेरीफीट्स हैं ये। महोदय, आपने कहा कि ये समस्या जलवायु परिवर्तन के कारण है। कृपया विस्तार से समझाइए। जरूर चंद्रैया जी। देखिए, हमारा वातावरण बदल रहा है क्योंकि पृथ्वी गर्म हो रही है। ये हमारे कार्यों द्वारा वायुमंडल में गर्म गैसों, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर की खतरनाक वृद्धि के कारण है। पिछले 50 वर्षों के दौरान इन गैसों ने सतह और हमारे ग्रह के निचले वातावरण को गर्म किया है और यह प्रवृत्ति जारी है। बिल्कुल ठीक कहा महोदय आपने। जलवायु परिवर्तन तो हो रहा है। अब देखिए ना, हम बार बार सूखे का सामना कर रहे हैं और हाल ही के दिनों में गंभीर चक्रवात भी कितने आए हैं। कुछ क्षेत्रों में तो सूखा है, लेकिन कुछ अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़। ये सच है। केरल राज्य में भारी बारिश और अभूतपूर्व बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आपने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस गैस भी दुनिया के महासागरों और बर्फ के आवरण को बदल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग बर्फ पिघलने का कारण बनता है। यहाँ तक कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका पर भी बर्फ की बड़ी बड़ी चादरें हैं। थर्मल विस्तार और बर्फ पिघलने के कारण समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस सब का असर मिट्टी की लवणता पर कैसे पड़ रहा है? मैं बताता हूं चंद्रैया जी। मिट्टी की लवणता दुनिया भर में भूमि की गिरावट में तेजी से योगदान कर रही है। मिट्टी की लवणता क्या है? क्या ये केवल सामान्य नमक के संचय के कारण है? नहीं, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। लवणता कुल नमक सामग्री को संदर्भित करता है। ये सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स का संयोजन है। मिट्टी, भूजल और सतह के पानी में कुल विघटित नमक की एकाग्रता बढ़ाने की प्रक्रिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, इन लवणों की उत्पत्ति क्या है? देखिए, ये नमक अक्सर पृथ्वी की परत से निकलते हैं। कई बार नमक मौसम और समुद्र के पानी से भी आ जाता है। आप जानते हैं, समुद्र के पानी में कई विघटित लवण होते हैं, इसलिए लवणता इतनी ज्यादा होती है। जलवायु परिवर्तन समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय क्षेत्रों में वर्षा परिवर्तन का कारण बन रहा है। इसका असर मिट्टी की लवणता और कृषि उत्पादन पर भी पड़ रहा है, जैसा कि इन क्षेत्रों और हमारे देश के कई अन्य क्षेत्रों, खासतौर पर बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों पर ये देखा गया है। देखिए, जलवायु परिवर्तन मिट्टी की प्रक्रियाओं और गुणों की एक विस्तृत श्रृंखला पर सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा। इसमें कई चीजें शामिल हैं। मैं आपको संक्षेप में कुछ बिंदु बताऊंगा। मैडम अवनी और तहसीलदार इसमें हमारी स्थानीय परिस्थितियों से जुड़े कुछ और अंक जोड़ देंगे। जी। मिट्टी में लवण का प्राथमिक स्रोत पहाड़ों और चट्टानों का छोटे कणों में टूटना है। शुष्क क्षेत्रों में लवण को कम करने के लिए कम वर्षा और वाष्पीकरण की उच्च दर विभिन्न परतों पर मिट्टी में नमक की एकाग्रता का कारण बनती है।
तटीय क्षेत्रों में समुद्र के पानी की गड़बड़ी मिट्टी में लवण की मात्रा बढ़ाती है। मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ने के और क्या कारण है डॉक्टर साहब? देखिए सिम्हाद्री जी, ज्यादा नमक वाले पानी से सिंचाई करने से, खराब जल निकासी की वजह से मिट्टी की सतह से बहुत अधिक वाष्पीकरण होने देने से, मिट्टी में बहुत कम नमक होने से और उथला भूजल स्तर मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ने के अन्य कारण हैं। एक और बात, घुलनशील नमक, विशेष रूप से सोडियम नमक की उच्च सांद्रता युक्त सिंचाई का पानी मिट्टी की लवणता को बढ़ाता है। जल निकासी पर प्रतिबंध मिट्टी की पारगम्यता को कम करता है। नमक से प्रभावित मिट्टी आमतौर पर शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। तब लवण अक्सर जमा होते हैं क्योंकि उन्हें विसर्जित करने के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं होती और उन्हें किसी और रास्ते से बाहर निकाला जाता है। तो क्या लवण मिट्टी सब जगह एक जैसी होती है मैडम? नहीं मृत्यालु भैया, कुछ मिट्टी थोड़ी कम नमकीन होती है जहां संवेदनशील फसलों की पैदावार प्रतिबंधित हो सकती है, जैसा कि आपके क्षेत्र में देखा गया है। कहीं कहीं मिट्टी साधारण रूप से नमकीन है और कई फसलों की पैदावार प्रतिबंधित है। कुछ जगहों पर तो मिट्टी ज्यादा नमकीन है जहां सिर्फ ऐसी फसल की पैदावार हो रही है जो इसे सह पा रहे हैं। आइए हम अपने देश में देखें, उनकी विशेषताओं के आधार पर नमकीन मिट्टी को विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। महोदय, 2 नाम तो मैं बता सकता हूँ। पहला नमकीन मिट्टी और दूसरा तटीय नमकीन मिट्टी। हाँ चंद्रैया भैया, कुछ और भी हैं, जैसे कि नमकीन सोडिक और एसिड सल्फेट मिट्टी। वो कैसे अलग है महोदय? देखिए, नमकीन मिट्टी सफेद या भूरे रंग की होती है, बनावट रेतीली होती है। मिट्टी की चालकता सामान्य मिट्टी के मुकाबले ज्यादा होती है। मुख्य लवण सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं। सोडियम नमक की तुलना में कैल्शियम और मैग्नीशियम नमक की एकाग्रता अधिक होती है। बायोकार्बोनेट की छोटी मात्रा भी मौजूद है। नमकीन सोडिक मिट्टी नमकीन मिट्टी के समान ही होती है, सिवाय इसके कि उनके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम नमक की तुलना में सोडियम नमक की उच्च सांद्रता होती है। ये तटीय नमकीन मिट्टी क्या है महोदया? देखिए, पूर्वी और पश्चिमी तटों में मुख्य नदियों के डेल्टा बनाने वाले क्षेत्रों में तटीय नमकीन मिट्टी पाई जाती है। भूजल और मिट्टी दोनों क्लोराइड और सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट से समृद्ध होते हैं। मैडम, सोडिक और एसिड सल्फेट मिट्टी क्या है? सूक्ष्म मिट्टी जल निकासी की कमी की वजह से अपेक्षाकृत निचले क्षेत्रों में होती है। सोडियम नमक की उच्च सांद्रता है, मिट्टी सख्त है और हवा, बारिश और सिंचाई के पानी में कम पारगम्यता है। ऐसे में पौधे को बढ़ने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन और पानी नहीं मिलेगा। एसिड सल्फेट मिट्टी सल्फेट खनिजों की उच्च मात्रा वाले मिट्टी के निक्षालन की वजह से विकसित होती है। शीर्ष मिट्टी बहुत अम्लीय है। देखिए, मिट्टी में मौजूद जल, वर्षा की मात्रा और वितरण या सिंचाई को लेकर तेजी से प्रतिक्रिया देता है। तापमान परिवर्तन वाष्पन उत्सर्जन को प्रभावित करके मिट्टी के पानी को प्रभावित करता है। आप जानते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर काफी बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता का असर पौधों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पानी की मात्रा पर पड़ता है। मुझे पता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होने पर पौधों के लिए ये अच्छा नहीं है। अच्छा सवाल है सिम्हाद्री जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रकाश संश्लेषण दर बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वातावरण में पौधे और अनाज जैसे अधिकांश फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। तापमान, गैस पोषक तत्व, पानी, लवणता और अन्य तनाव के आपस में मिलने के कारण क्षेत्र में गैस का प्रभाव अनिश्चित हो जाता है। इससे मिट्टी के पोषक तत्व तेजी से खत्म हो जाएंगे। मिट्टी प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है। नतीजा, प्रकाश संश्लेषण दर में सकारात्मक प्रभाव जारी नहीं रहेगा। महोदय, लवणता प्रकाश संश्लेषण को कैसे प्रभावित करती है? पौधों में लवणता प्रकाश संश्लेषण की दर पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकती है। क्योंकि नमक पानी को अवशोषित करता है, इसलिए नमक की एक बड़ी मात्रा पौधों को सुखा सकती है और प्रकाश संश्लेषण को तेजी से नीचे लाती है, यहां तक कि प्रकाश संश्लेषण पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। यदि पौधों में बहुत ज्यादा नमक हो जाता है तो पेट मां बंद हो सकते हैं।
वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं देंगे। एक और बात, मिट्टी में मौजूद जीव उच्च वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता से प्रभावित होंगी। ये मिट्टी में मौजूद पौधों की जड़ों तक जरूरी तत्व और मिट्टी की नमी में बदलाव करते हैं। जलवायु परिवर्तन मिट्टी की संरचना को भी संशोधित करेगा। चिकनी मिट्टी जब सूख जाती है तो फूल जाती है, और जैसे ही फिर से गीली की जाती है तो उसमें छिद्र और दरारें पड़ जाती हैं। और दरारें पड़ने की वजह से सतह की मिट्टी से अंदर की तरफ पानी और घुले हुए पदार्थ का प्रवाह और तेज हो जाता है। ये मिट्टी की छानने की प्रवृत्ति को कम कर देता है और इससे पोषक तत्वों का नुकसान और साथ ही जल प्रदूषण भी बढ़ जाता है। मिट्टी की लवणता एक महत्वपूर्ण भूमि अवक्रमण समस्या है। लवण की मात्रा से फसल बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। अब फसल कैसे प्रभावित होती है डॉक्टर साहब? यदि मिट्टी में लवणता है तो बीज ठीक से अंकुरित नहीं होंगे और पौधे धीरे धीरे बढ़ेंगे। अगर लवणता अधिक है तो पौधे विलीन हो जाएंगे और मर जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कितना पानी देते हैं। मतलब जब आसपास पानी होता है तभी पौधे क्यों पनपते हैं? फसलें विलीन हो जाएंगी क्योंकि वो मिट्टी से पानी नहीं ले सकते हैं। अच्छा, इसका कारण क्या है? पौधों की जड़ों में लवण की अलग अलग मात्रा होती है जो मिट्टी से पौधों की जड़ों यानी ऑस्मोसिस द्वारा पानी का प्राकृतिक प्रभाव बनाती है। क्योंकि मिट्टी में लवणता का स्तर जड़ों के नजदीक है, इसलिए जड़ों में प्रवेश करने के लिए पानी बहुत कम उपलब्ध होता है। वास्तव में जब मिट्टी का स्तर काफी अधिक होता है तो जड़ों का पानी वापस मिट्टी में खींच लिया जाता है, तब पौधे विलुप्त हो जाएंगे और मर जाएंगे। डॉक्टर साहब, कोई उदाहरण देकर समझाएं। हाँ जरूर। एक गाजर लीजिए और उसे नमक वाले पानी में रख दीजिए और फिर देखिए क्या होता है। नमक वाला पानी गाजर का सारा पानी सोख लेगा और कुछ घंटों बाद गाजर लचीली हो जाएगी। अब मुझे समझ आ गया। आ गया समझ। और हाँ, लवणता मिट्टी से नाइट्रोजन लीचिंग बढ़ा सकती है और फसल की उपज को कम कर देती है। हमारे भूजल की लवणता भी बढ़ रही है। हाँ, उथले हिस्सों पर भूजल के नमूनों के लैब परीक्षणों ने भी इसकी पुष्टि की है। लवण युक्त पानी केशिका क्रिया द्वारा जड़ क्षेत्र में ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। यहाँ ये वाष्पीकरण मिट्टी के माध्यम से पानी को मिट्टी से ऊपर की तरफ खींचने का कार्य करता है। तो महोदया, क्या इसीलिए नमकीन पानी भी मिट्टी की गिरावट का कारण बनता है? बिल्कुल चंद्रैया भैया, नमकीन पानी की वजह से जड़ों के पास नमक संचय होता है और वायु की कमी की वजह से फसलों के अंकुरण को प्रभावित करता है। मैडम जी, आपने परीक्षण के लिए पीने के पानी के नमूने भी इकट्ठे किए हैं? हाँ भाई, लवणता अधिकतम अनुमत सीमा से अधिक है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? देखिए, समुद्री स्तर की वृद्धि के कारण तटीय नदियां और जलदायी स्तर में लवणता की घुसपैठ के कारण है। देखिए, पीने के पानी की लवणता में वृद्धि का मतलब है दैनिक नमक के सेवन में वृद्धि। ये उच्च रक्तचाप जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन जाएगा। यही कारण है कि हम टैंकरों के माध्यम से लवणता प्रभावित तटीय गांवों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति करने की व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तहसीलदार साहब, बहुत धन्यवाद। हमें यह भी समझना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के तहत पानी और खाद्य सुरक्षा प्रमुख चुनौतियां हैं, क्योंकि दोनों लगातार बदलती जलवायु परिस्थितियों से निपटने के लिए कमजोर हैं। इसलिए हमें नमक प्रभावित मिट्टी में भी स्थायी कृषि के बारे में सोचना चाहिए। महोदय, हम नमक प्रभावित मिट्टी के पुनर्वास के लिए आपके सुझावों की तलाश कर रहे हैं। चंद्रैया जी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। नमक प्रभावित मिट्टी के पुनर्वास के लिए जैविक, हाइड्रोलिक, रासायनिक और भौतिक यांत्रिक तरीकों सहित कुछ एकीकृत प्रबंधन प्रथाएं हैं। कृपया संक्षेप में समझाएं। देखिए, जैविक प्रथाओं में कार्बनिक पदार्थ, अनुप्रयोग, नक्काशी, हरी खाद और वृक्षारोपण आदि शामिल हैं। हाइड्रोलिक प्रथाओं में फ्लशिंग, लीचिंग, सिंचाई, जल निकासी में सुधार और नमकीन पानी के सुरक्षित निपटान शामिल हैं। ये तो ठीक है, ऐसी और भी प्रथाएं क्या हैं? रासायनिक प्रथाओं में संशोधन, मिट्टी कंडीशनिंग और खनिज उर्वरकों का उपयोग शामिल है। भौतिक, यांत्रिक प्रथाएं स्क्रैपिंग, भूमि स्तरीय, उपभिगौना, सैंडिंग और वृक्षारोपण तकनीकों में सुधार कर रही हैं। महोदय, हमारे किसान इन प्रक्रियाओं पर अधिक जानकारी चाहते हैं। जरूर।
लेकिन मैं आपको संक्षेप में बता दूं, ऐसी मिट्टी जहां खराब जल निकासी है, वहां मिट्टी को तोड़ने के लिए गहरी खेती का उपयोग किया जा सकता है। ये मिट्टी के माध्यम से पानी को नीचे की ओर ले जाने में मदद करता है। नमकीन मिट्टी में लवण को कम करने के लिए लीचिंग का उपयोग किया जा सकता है। हमें नमक को भंग करने के लिए मिट्टी की सतह पर पर्याप्त पानी डालना होगा और उसे जड़ों के नीचे ले जाना होगा। मिट्टी पर घास उगाने से वाष्पीकरण दर कम हो जाएगी। रासायनिक उपचार के बारे में आपका क्या कहना है डॉक्टर साहब? देखिए, लीचिंग से पहले नमक सोडिक और सोडिक मिट्टी में हमें सोडियम सामग्री को कम करने के लिए रसायनों के साथ उनका इलाज करना चाहिए। हम कैल्शियम को जिप्सम जैसे घुलनशील रूप में डाल सकते हैं। कैल्शियम उपचार के बाद सोडियम को अन्य घुलनशील लवण के साथ मिट्टी के माध्यम से लीच किया जा सकता है। और मेरे किसान भाइयों, पुनर्वास के लिए लवण मिट्टी सबसे आसान है, लेकिन सोडिक मिट्टी के लिए ये अधिक कठिन है। हम आपको हमारे क्षेत्र के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं को चुनने में पूरी मदद करेंगे। मैडम जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद। देखिए, यहां मिट्टी मामूली नमकीन है। आप पुनर्विचार के बारे में सोच सकते हैं या नमक सहनशील फसलों को उगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, कृपया ऐसी कुछ फसलों का सुझाव दे दें हमें। मैं आपको सब बता दूंगी। मकई, गोभी, फूल गोभी, ककड़ी, काली मिर्च, आलू, टमाटर, कद्दू, मूली और पालक केवल लवणता के प्रति संवेदनशील होते हैं, जबकि पीली सरसों और चुकंदर में लवणता को सहने की मध्यम शक्ति होती है। अब वैसे हमारे फील्ड अधिकारी आपके खेतों में, आपके क्षेत्रों में जाएंगे और इस पर और अधिक सुझाव देंगे। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। तो मैं अपने सभी किसान भाइयों की ओर से डॉक्टर पवन जी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जी धन्यवाद। जो आपने हमें नमकीन मिट्टी के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी और मिट्टी के पुनर्विकास के लिए भी बहुत अच्छे सुझाव दिए। क्यों भाइयों? मैं अपने किसान भाइयों की मदद के लिए हमारे तहसीलदार जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। हम सरकार से कृषि ऋण को फिर से निर्धारित करने और ताज़ा ऋण की व्यवस्था करने का अनुरोध भी करते हैं। ये बहुत बढ़िया हो जाएगा जी, सबको फायदा हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, नमस्कार भाई। मैडम जी, आपका भी। जी नमस्कार भाई। बदलती फिजाएं। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 38वीं कड़ी सुन रहे थे। मिट्टी की लवणता का कृषि पर प्रभाव। आलेख व अनुसंधान डॉक्टर E.R. सुब्रमण्यम का था। हिंदी अनुवाद नेहा त्रिपाठी। शीर्षक गीत डॉक्टर मेहतानगेंद्र सिंह। समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्देशन काजल सूरी। प्रस्तुति सहायक नेहा टक। और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे नीरज शर्मा, सिद्धार्थ भारद्वाज, राजीव शर्मा, सलीम खान और सुनीता ठुकराल। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे और सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मिट्टी की लवणता क्या है? और दूसरा प्रश्न है, पौधों में लवणता प्रकाश संश्लेषण को कैसे प्रभावित करती है? तो हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं द्वारा निदेशक विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय अवश्य लिखें। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय सुन सकेंगे। नमस्कार। दिन पर दिन ये मौसम खूब